नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और कुछ ही घंटों पहले जो आपके एग्ज़ाम हुई है उसकी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड चल रही थी कि सर पेपर थोड़ा सा डिफरेंट रहा। पेपर स्टैंडर्डाइज पेपर था आप लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं वो थोड़ा सिलेबस से ही कंफ्यूजिंग रहा है। जैसे ही नया सिलेबस आया था सेकंड ग्रेड का, उसमें ऐसी कोई क्लियर बात मेंशन नहीं थी कि ये पोर्शन ग्रेजुएशन से आएगा, ये पोर्शन 9th-10th का आएगा, ये 11th-12th का पोर्शन आएगा। और वही पेपर वाले ने किया है जिस चीज़ को थोड़ा सा हल्के में लिया था। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं पहले से, उसमें तो मैंने खुद स्पेशली फोकस किया था, करीब 60 क्वेश्चन तक जा सकता है, लेकिन ये पेपर ग्रेजुएशन पार्ट चला गया 75 क्रॉस। 75 का मतलब समझते हैं कि कुछ नहीं बचा, पीछे कुछ नहीं बचा, मेरिट हम ही बनाएंगे, है ना। तो हम इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज जस्ट सिर्फ आपको आंसर मिलाने हैं, मैच कराने हैं। और पेपर का जो सॉल्यूशन होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, कि एक पार्ट थोड़ा लंबा रहेगा, एक पार्ट आपका ग्रेजुएशन पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के साथ मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हो सकती हैं बच्चों की, तो उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और एक सेशन जो हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, उस सेशन में रखेंगे 11th, 12th और 9th, 10th का पोर्शन। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो पोर्शन था आपका, वो ग्रेजुएशन पार्ट का ही पोर्शन था। पेपर का 50% से ज़्यादा पार्ट हमने कवर कर लिया। 9th-10th हो, चाहे 11th-12th हो, चाहे टीचिंग मेथड हो, आपके सबको मिला के भी हम ऊपर निकल गए, है ना। तो इसलिए हम इस पोर्शन को एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
और बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं कि 75 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, 75 प्लस जो क्वेश्चन आए हैं मतलब सिलेबस का 50%। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन पढ़ ली हो उसकी एग्ज़ाम पार, जिस बच्चे ने टीचिंग मेथड और ग्रेजुएशन पढ़ लिया हो उसकी एग्ज़ाम क्या हो गई है, पार। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत खुश हैं जो पढ़े हुए हैं, और करीब करीब 75 से प्लस क्वेश्चन आए। उनमें से अपन देखें तो 60 प्लस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूँगा 70 प्लस आ गए, 75 के 75 आ गए, करीब 60 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी नोटबुक में जो बच्चे पढ़े हुए हैं एग्जैक्ट नोटबुक से सॉल्यूशन मैच करेगा। अगर किसी ने नोटबुक पढ़ी है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं अगर पूरे पढ़े हैं, तो एग्जैक्ट 60 प्लस 65 तक आपको एग्जैक्ट संख्या मिल जाएंगी, एग्जैक्ट नंबर, कि जिसमें 1 - 1 ए स्क्वायर भी आपका चेंज नहीं मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। अब देखो हम शुरू करते हैं पेपर के सॉल्यूशन से। सबसे पहले देखो पहला ही क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही ग्रेजुएशन पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रेजुएशन पार्ट का था। ये क्वेश्चन था पृष्ठ ax² + by² + cz² = 1 दिया हुआ आपको। अनवलोपी बेलन की बात की हुई है, जनक या जनरेटर zx के लंबवत या परपेंडिकुलर आपको दिए हुए हैं, और समतल z = 0 को मिलते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास, तो इस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा, एक परवलय या पैराबोला बनेगा। इस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा भी, एक परवलय या पैराबोला बनेगा। कुछ क्वेश्चंस में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक हो सकती है एक आधे क्वेश्चन में, और एक आधे क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपन भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात है कि सभी ग्रुप्स में, सभी से जितने भी आपके पास ग्रुप्स के ऑप्शन पर्सनल चैट्स हैं जिनमें सभी में शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ स्पेशल ग्रेजुएशन पार्ट का, आज सबसे पहले पूरे राजस्थान में आपको कहीं भी पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन पार्ट कोई भी शिक्षक सॉल्व ना तो कराएगा ना करा सकता है। तो इसलिए सभी ग्रुप्स में शेयर होना चाहिए, सभी ग्रुप्स में शेयर होना चाहिए सभी बच्चों के साथ, पहला काम, तभी आगे शुरू करेंगे इसको। अब तो शेयर कर सकते हो कि भाई अब तो पेपर हो चुका है, कहीं पहले तो चलो कुछ बच्चे शेयर नहीं कर रहे थे कि और बच्चे सीख जाएंगे, हम मेरिट में पीछे रह जाएंगे, अब तो शेयर कर सकते हैं आप लोग, कोई समस्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास ग्रेजुएशन पार्ट का, करीब आधे से ज़्यादा पेपर ग्रेजुएशन पार्ट का था आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपके पास, पृष्ठ या सरफेस दिया हुआ आपकी पेपर में ऊपर नीचे मिलेंगे, भाई आराम से सर्च कर लीजिएगा। समतल या प्लेन z = 0 पर मिलते हैं, समतल या प्लेन z = 0 पर मिलते हैं। क्वालिटी, अब डेटा नहीं बचाएगा कोई भी, क्वालिटी फुल HD क्वालिटी में आपको वीडियो देखना है और फुल स्क्रीन पे देखना है, विदाउट नो डिस्टरबेंस, ठीक है। पहले एक बार ज़रूर शेयर करें सबके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपके पास ग्रेजुएशन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी हमने बात की, किस पे मिलेंगे, एक परवलय या किस पे मिलते हैं, एक पैराबोला पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन पार्ट सोल्व करा रहा हूँ, नेक्स्ट एक सेशन और लाएंगे, 2 सेशन में अपन इसको लेके चलेंगे। अभी सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे और थोड़े टाइम के बाद अपन इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लेके आएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। एक कण अचर गति से समतल वक्र को वर्णित करता है, गति क्या दी हुई है, अचर या कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर चलता है, और इसका परिणामी त्वरण या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी क्या रहता है, अचर या कांस्टेंट रहता है। तब आपसे उस कण की गति का पथ पूछा, आपसे कण की गति का आपसे क्या पूछा गया है, पथ या पाथ पूछा गया है। तो कण की गति का जो पथ या पाथ होगा वो क्या होगा आपके पास, वृत्त या सर्किल होगा। कण की गति का जो पथ या पाथ होगा वो क्या होगा आपके पास, वृत्त या सर्किल होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपने पास 2 ही क्वेश्चन थे अपने पार्ट के, क्योंकि हम 50% से ज़्यादा कवर करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को ढंग से लिया था, सीरियसली लिया, वो बहुत अच्छे स्कोर पे हैं, और जिन बच्चों ने थोड़ा लाइटली लिया, लेकिन जिन्होंने क्लास अटेंड की हो मेरी या नोट्स पढ़े हों, जितने भी क्वेश्चंस दिए हों अगर वो किए हों, तो 75 प्लस क्वेश्चन में 60-65 तक आप बहुत आसानी कर सकते थे। 2-5 क्वेश्चन थे जिनका लेवल थोड़ा सा एक्सट्रीम था, मैं खुद मानता हूँ आपके स्टैंडर्ड से थोड़े से बाहर थे, लेकिन लगभग क्वेश्चन मैंने कहा था
बुक सबके पास होनी चाहिए थी, जिन्होंने बुक खरीदी हो, बुक से पढ़ाई की हो, जो काम दिया है वो किया हो, तो बिल्कुल अच्छे से काम हुआ होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 2 बल, एक बल P दिया हुआ है, एक बल 2P दिया हुआ है। नॉर्मली हम फॉर्मूला जब पढ़ते हैं तो P और Q का पढ़ते हैं, और इसमें कहता है कि पहले बल या फोर्स को दोगुना कर देते हैं और 10 पाउंड भार दूसरे का बढ़ा देते हैं, तो P का मान क्या होगा? तो आपका P का मान होगा 5 पाउंड भार होगा। P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास? 5 पाउंड भार होगा। P की वैल्यू जो आएगी वो होगी 5 पाउंड भार होगी। P की वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी 5 पाउंड भार, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन था। देखते ही आंसर आना चाहिए था, कितना आएगा? 0। पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, आंशिक अवकलज का सवाल था आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा आपके पास, उसका डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा आपको? 0। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे हम? 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपके पास, क्वेश्चन 9 अंतर समीकरण या डिफरेंस इक्वेशन का सवाल होगा। मैंने सभी बैचों में अंतर समीकरण डिफरेंस इक्वेशन पढ़ाया है, और मैंने कहा था एक क्वेश्चन 100% आएगा, लेकिन एक नहीं, कितने आए? 2। एक नहीं, कितने आए? 2। मैंने ये मान के चला था कि CF आएगा तो PI नहीं आएगा, और PI आएगा तो CF नहीं आएगा, लेकिन CF का भी एक क्वेश्चन मिला है और PI का भी एक क्वेश्चन मिला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसमें ई स्क्वायर लिखते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। और अंतर समीकरण में हमने जैसे ही किया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आएगा आपके पास C। यहाँ कांस्टेंट आता है C1 प्यारे बच्चों, यहाँ कांस्टेंट आता है C2। ये जो दो कंडीशन दी हुई थी, इनके आधार पे C1 की वैल्यू आती है -2/3 और C2 की वैल्यू आती है +2/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा आपके पास C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन रहेगा आपके पास C ऑप्शन। इसके बाद जो बच्चे जुड़ रहे हैं, एक बार हेलो हाय नमस्कार, कहाँ से जुड़ रहे हैं ये कमेंट जरूर करें। इसके बाद देखिएगा, और पेपर मैच करने के बाद कि सर हमारे ग्रेजुएशन पार्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर अपन 11th 12th 9th 10th का सेशन लेंगे, उसमें कितने सही हो रहे हैं, और फिर लास्ट में ओवरऑल नंबर भी आपको कमेंट करने हैं। ये कमेंट आपको अवश्य करना है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की थोड़े से ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अभी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ऑप्शन में कंफ्यूजन इसलिए है कि इसमें देखो कंडीशन पे अगर हम चलें तो इसमें कह रखा है कि कंपनी को A प्रोडक्ट जो है उसकी 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, B प्रोडक्ट की 200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और जो C प्रोडक्ट है उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है? 50 तो करनी है। और ये भी कंडीशन दे रखी है कि A की हम 150 से ज़्यादा नहीं कर सकते सर, A की हम 150 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि भाई इनकी तो देखो 100 तो करनी होगी, A की 150 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये तो आपको प्राइस दे रखी है, इनको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी करना, आपको लाभ दिया हुआ जिस तरीके का, तो लाभ हमेशा क्या होता है? मैक्सिमाइज होता है। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? मैक्सिमाइज। तो सवाल में हमने मैक्सिमाइज कर लिया, ये लिख दिया जैसा लिखा हुआ था 3x + 2y, और प्लस देखो इसमें वापस से यहाँ क्या लिखा हुआ? 4y। वापस से यहाँ क्या लिखा हुआ? 4y। इसमें यहाँ वापस से क्या लिखा हुआ? 4y। तो करना क्या था आपको कि वेरिएबल 3 होने चाहिए थे। यहाँ 4y लिख दिया, ये ध्यान रखना, ये z होता तो फिर ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया आपके पास। दूसरे ऑप्शन पे अगर हम बात करें, दूसरे तीसरे पे, तो चौथा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल है। यहाँ साइन किसके आ रहे हैं आपके पास? >= के। तो दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। अब बात जो घूमी है वो दो ऑप्शन पे आके घूम गई, लेकिन दोनों ऑप्शन में भी गड़बड़ है। दोनों ऑप्शन में भी क्या है? गड़बड़ है। यहाँ देखो अगर हम लेके चलें, इस ऑप्शन को लेके चलें, C ऑप्शन को, 3x + 2y + 4z, ये कंडीशन भी ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है। 4 3 5 4 3 5 2 2 और 4, लेकिन यहाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लेकिन यहाँ >0 से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। अगर किसी को हिंदी से क्लियर नहीं होता है तो इंग्लिश में एक शब्द लिखा हुआ मस्ट, इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ आपके पास मस्ट। मस्ट का मतलब होना ही होना चाहिए। मस्ट का मतलब है होना ही होना चाहिए, इतना तो। अब इतना होना ही होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ
इतना होना ही होना चाहिए। इसका मतलब देखो ए का 100 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 150 होना चाहिए। तो देखो ये 100 से 150 ठीक लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पे अगर बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलेगा। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होनी चाहिए तो होनी चाहिए, और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होनी चाहिए तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन सेकंड नो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल कैंसिल है। अब है बात किसके ऊपर, अब बात किसके ऊपर है, सेकंड और थर्ड पे। तो सेकंड और थर्ड में अगर ये होता तब ठीक होता। अब यहाँ ये कंडीशन ठीक है तो ये ऑप्शन माना जा सकता है, ये थर्ड ऑप्शन पे हम बिल्कुल जा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसमें मान सकते हैं। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा अभी, देखो थोड़ा सा लेट शुरू किया है सेशन में, दिन भर बहुत सारी क्लासेज रहती हैं, फिर पेपर टीम टेक्निकल टीम सारे काम रहते हैं, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। देखो थोड़ा लेट ज़रूर है लेकिन सेशन ज़रूर शेयर करें, मज़ा नहीं आएगा इतने बच्चों में, हज़ारों बच्चे पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे देखेंगे वो बहुत बात अच्छी बात है, लेकिन एक बार सभी बच्चों को सेशन शेयर करें, जिससे जो रातों की जिन्होंने नींद उड़ाई है वही अब नींद वापस से लाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपना पेपर जरूर चेक करें। ग्रेजुएशन पार्ट जिसकी मुश्किल बनी हुई है, जिसके सॉल्यूशन आपको कहीं मिल नहीं पा रहे, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 10 नंबर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इस पे अपन स्टार लगा सकते हैं। टिपिकल तो नहीं था लेकिन जैसे ऑप्शन उसने बनाए हैं उस तरीके से इसके अंदर काम होना चाहिए था। ठीक है, तो 10 नंबर सी ऑप्शन पे जा सकते हैं। जितने भी ऑप्शन है उन सब में कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन सब में ठीक नजर आ रहा है मुझे, तो सी ऑप्शन करेक्ट भी मान सकते हैं, और अगर इसे देखना चाहें तो वो लोग देख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना आरपीएससी। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 13, क्वेश्चन नंबर आता है 13। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए थे मैंने, जो बच्चे पढ़े हुए हैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए आप लोगों के पास। तो डायरेक्ट रिजल्ट में अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स √2। डायरेक्ट रिजल्ट आपके नोटबुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा, और बाकी फोर्थ आपके पास ऑप्शन मिलेगा, tan इनवर्स √2 आपको मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब बुक में अवेलेबल है, लेकिन ये हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, मैंने वहाँ भी कहा था, मैंने सोल्व नहीं कराया था। मैं खुद कहता हूँ कि सोल्व कर सकते थे लेकिन सोल्व नहीं कराया कि भाई कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, और वो मिलेंगे भी वहाँ एग्जाम में, और मिला भी है, बिल्कुल मिला आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, 13 की। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इसमें एक्स क्यूब आप इधर लेके आ सकते थे और कुछ इस तरीके से इसको बना सकते थे। तो ये सवाल किसका होगा, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होगा। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे, और होमोजीनियस का जब क्वेश्चन होगा तो d -1 d-2 तरीके से हम सॉल्व करते हैं। कोई बहुत आसान सवाल था, कोई टिपिकल सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 3, एक तो आएगा 3, एक आएगा ± आयोटा √2, एक आएगा 3, एक दूसरा जो ऑप्शन आएगा इसका ± आयोटा √2। आपसे तो CF भी नहीं लिखवाया, M की वैल्यू पूछिए इसमें, CF लिखवाता तो फिर पहले Z में जाते, Z से वापस X में कन्वर्ट करते, तब तो कुछ होता, लेकिन आपसे तो सिर्फ क्या पूछा गया है, CF पूछा गया है, CF के भी रूट पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16 हुआ ना, 16 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, 18 ग्रेजुएशन पोर्शन के नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे इसने कहा कि गलत कथन कौन सा है, गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है। ये सारी बातें असमीका या इनइक्वालिटी, या जिनको हम सर्व समीका के रूप में मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, आइडेंटिटी के रूप में हमने फॉर्मूले लिखे थे क्लास में, और इन फॉर्मूलों में हमने देखा था कि ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, ये सारी ठीक है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। कर्ल ग्रेडियंट यू इक्वल टू कितना आता है आपके पास, 0। कर्ल ग्रेडियंट यू इक्वल टू आपके पास कितना आता है अभी, 0। और 0 को हम 0 सदिश भी मान सकते हैं और अदिश भी मान सकते हैं। 0 का लिखने का नोटेशन का डिफरेंस होता है, आप बुक में देखते होंगे कि कई जगह 0 ऐसे लिखा रहता है, और जब वेक्टर पढ़ते हैं तो 0 बोल्ड में लिखा रहता है।
तो जब ऐसा 0 लिखा हुआ तो वैल्यू 0 बताता है, और अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये वेक्टर क्वांटिटी को बताता है। किसको बताता है? सदिश राशि को। तो हम जाएंगे तो इसी ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? फोर्थ। इसके हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? फोर्थ पे, कि कर्ल ग्रेडियंट यू क्या होगा आपके पास? सदिश राशि होगी। इसी ऑप्शन पे जा सकते हैं, और ऑप्शन में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट लिखाया हुआ है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे नोटबुक में। एक ही क्वेश्चन की अगर बुक में देखेंगे, एक है फर्स्ट पार्ट और एक है सेकंड पार्ट, दोनों पूछ लिए एग्जाम में। एक आगे भी मिलेगा ऐसा सेम क्वेश्चन, एक है फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट, दोनों पूछे गए आपसे एग्जाम में। तो इसके अंदर पूछा कि एक समान अभिसारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, एक P+Q से रिलेटेड और एक ये, और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पोर्शन था ये आपके पास। तो इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। और ये कब ठीक होगा, कब एक समान अभिसारी होगा, कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा? जब P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। P ग्रेटर देन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 20 है, इसके अंदर होना चाहिए P ग्रेटर देन 1। तो P ग्रेटर देन 1 ऑप्शन है आपके पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपके पास P ग्रेटर देन 1। जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो कौन सा है? P ग्रेटर देन 1। अभी सिर्फ सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 21 डायरेक्ट क्वेश्चन है भी, जहां हमने कॉम्प्लेक्स में प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन पढ़ी थी। जहां हमने प्रतिलोम बिंदु की जहां डेफिनेशन पढ़ी थी इनवर्स पॉइंट की, कि एक पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा, एक P होगा, Q होगा, CP CQ बराबर रेडियस का होल स्क्वायर ये होना चाहिए। तो प्रतिलोम बिंदु के बाद कब ये बनेगा आपके पास? कब ये बनेगा? तो ये बनता है अल्फा जेड डैश जेड बार, इसके बाद होता है अल्फा जेड डैश अल्फा बार जेड बार प्लस C इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर होगा आपके पास फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट। तो वृत्त के सापेक्ष जब हम बात करते हैं प्रतिलोम बिंदु में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? फर्स्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? फर्स्ट होगा। बिल्कुल भी सेशन को शेयर करें। बच्चे कह रहे हैं राजस्थान में ग्रेजुएशन पार्ट या पेपर पूरा पहली बार, बिल्कुल है ना। यह आपको मिल जाएगा प्रतिलोम बिंदु। जब आप कॉम्प्लेक्स की अगर किसी ने बुक देखी हो तो प्रतिलोम बिंदु के जहां डेफिनेशन है उसी के अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है भाई, इसमें प्रतिलोम बिंदु है तो वृत्त के सापेक्ष बात करिए तो कौन सा सही होगा आप लोगों के लिए? तो कौन सा सही होगा? ये होगा अल्फा जेड डैश जेड बार अल्फा जेड डैश अल्फा बार जेड बार प्लस C इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। आज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन पार्ट 11, 12, 9, 10 आपको ढूंढने की जरूरत होगी, है ना। तो ग्रेजुएशन पार्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लगा लीजिए 22। कुछ आप भी वही कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कमेंट करना मनाही है। बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर 90% क्वेश्चन आए। बिल्कुल बेटा, 90% नहीं तो 85% तो जरूर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो 22 पे 22 का जो रिजल्ट होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22 का जो रिजल्ट होगा वो होगा, देखो एक वर्ग या स्क्वायर दिया हुआ आपको, उसकी भुजाओं के अनुदिश 4 बल दिए हुए हैं आप लोगों को। एक दिया हुआ है P, एक 2P, एक 3P और एक 4P। बिल्कुल 100% आपको मिलेगा नोट्स में। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2√2P। रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 2√2P। रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो कितना होगा? 2√2P। (22) के बाद अगर हम चलते हैं, 22 के बाद अगर हम चलते हैं तो देखो क्या होगा। 22 के बाद अगर ग्रेजुएशन पोर्शन में चलते हैं तो हमारे पास आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 किसका है? ये एस्ट्रॉइड का है।
एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है, एस्ट्रॉयड दो तरीके से लिखा जाता है, कार्तीय या कार्टिशियन में भी लिख सकता है, एक्स की पावर में, वाई की पावर में, और इसने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी है, इतना ही डिफरेंस है। तो हम एस्ट्रॉयड के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आएगा 3π/8, 3π/8, और कितना होगा, ए बी होगा। अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 3π/8 इंटू कितना होगा प्यारे बच्चों, ए बी होगा। 3π/8 इंटू कितना होगा, ए बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल क्लियर है भी सबको, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, पहला ही सवाल है ये पहला ही सवाल है आपके पास। जब आप क्षेत्रफल में जाएंगे, चाहे जेपीएस देखें, पहला ही सवाल आपको मिलेगा एस्ट्रॉयड का, उसके अंदर आपको ये होगा 3/8 पाई ए बी, 3/8 कितना होगा, पाई ए बी होगा। 27 के बाद हम बात करते हैं 28, ये डायरेक्ट बुक में मिलेगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर आपको बुक में मिलेगा। अनवलोप के अगर आप चैप्टर में जाओगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन के साथ बता सकता हूं मैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 आपको बुक में मिलेगा जेपीएस के अनवलोप के चैप्टर में, और प्रूफ का सवाल है ये। और अगर इसके ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन आएगा x² + y² x + 2a = कितना, 0, x³ हाँ, x³ + y² इंटू x + 2a = 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर होगा आपके पास फर्स्ट, कर लीजिए नोट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। मज़ा नहीं आ रहा देखो, है ना, मज़ा कम आ रहा है, सेशन लेट जरूर है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। शेयर करो देखिए पहले सेशन को। स्पेशल ग्रेजुएशन पोर्शन, जिससे घबराए बैठे थे ना कि क्या ही होगा, कहाँ से आ गया, मैं एक एक नंबर के साथ बता दूंगा कहाँ से आया है। पेज भी बता सकता हूँ कि आधा क्वेश्चन इस पेज पे है, आधा क्वेश्चन अगले पेज पे है ना, ये एक ही पेज पे क्वेश्चन है ना। लास्ट में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 है, इससे ऊपर 7th है, एग्जाम्पल 8 है ये आपका, है ना। बुक में देखेंगे अगर आप जेपीएस में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 8, एक ही पेज पे दो क्वेश्चन है, 7th और 8th। 80 और 280² 80² 280 मान के इसको किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो आपके ग्रेजुएशन पार्ट से आएगा, वहाँ पहुँचते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुँचेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँचेंगे, 31 पे। 31 पे देखो, 31 देखिए, आपको दिया हुआ चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप जी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस या मल्टीप्लीकेशन क्रॉस 7, क्रॉस 7 नहीं पढ़ते इसे पढ़ते हैं मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन 7, या आप इसे पढ़ सकते हो गुणन मॉड्यूलो 7 पढ़ सकते हो। और इसके जनक या आपसे क्या पूछे गए हैं, जनरेटर पूछे गए हैं। ये भी बुक का सवाल है, एग्जाम्पल है, जहाँ 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, एग्जाम्पल मिलेगा आपको बुक के अंदर। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके जनक होंगे 3 और 5, इसके जनक या जनरेटर जो होंगे आपके पास 3 और 5। 3 और 5 पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास, थर्ड होगा। अगर 3 और 5 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास, थर्ड होगा। यहाँ तक क्लियर भी सबको, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आपको दिया हुआ है अंतराल या इंटरवल, जिसमें अंतराल पूछा है बुक में, ये सवाल प्रूफ में मिलेगा कि प्रूफ करके बताना होगा आपको, वही इंटरवल आपसे पूछिए। सेम सवाल है, ऐसा ही सवाल साइन का भी होता है, ऐसा ही सेम सवाल कोस का भी होता है। और एक सवाल ऐसा भी आपको बुक में मिलेगा जिसमें पूरे सवाल में 2 से भाग लगा हुआ भी मिलेगा, डिवाइड किया हुआ भी मिलेगा। अगर 2 से डिवाइड किया हुआ मिलता है तो इंटरवल होती है 0 से पाई, और अगर 2 से डिवाइड नहीं किया गया है तब इंटरवल होगी 0 से 2 पाई। तब इंटरवल कितनी होगी आपके पास, 0 से 2 पाई होगी। कि इस अंतराल में आपके पास ये सवाल क्या होगा, अभिसरित या कन्वर्जेंट होगा। इस अंतराल में आपके पास ये सवाल क्या होगा, अभिसरित या क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 3D का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। लंबवृत्तीय बेलन का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला सीखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूले पे हमें बात करनी है। लंबवृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर सिलेंडर,
राइट सर्कुलर सिलेंडर का सवाल है, और भी आसान किया है। नॉर्मली ये होता है x माइनस अल्फा अपॉन एल, लेकिन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अगले ने क्या दी है, 0। थोड़ा सा अगर दिमाग रखते इस सवाल में तो बाकी थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत थी, बाकी सवाल साइन से ही एडजस्ट हो, साइन का मतलब निशान से, प्लस माइनस से ही। देखो प्लस माइनस से कैसे एडजस्ट होता सर, प्लस माइनस से कुछ इस तरीके से एडजस्ट होता कि भाई उधर से अगर माइनस करते तो 45, 40, 45 और 11 तो आते ही आते आपके पास। जब फॉर्मूले में 2 पार्ट थे, इधर कुछ लिखा हुआ था और इक्वल टू में लिखा हुआ था आप लोगों के पास। इक्वल टू वाले को इधर लाते हैं तो किस में रिजल्ट आता, माइनस में। इक्वल टू वाले को इधर लाते तो रिजल्ट किस में आता, माइनस में। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो 13 पे आएगा, है ना। उधर से माइनस होगा तो 13 पे आएगा, 36 माइनस होगा ना, तो ये होगा 45x स्क्वायर, 40y स्क्वायर, 13z स्क्वायर। इसके बाद सभी पद किसके होंगे, माइनस के। उधर से यहाँ पहुँचेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, 12xy माइनस 36yz माइनस 24zx, और माइनस के कितने हो गए, 1 2 2 5। माइनस के कितने हो गए आपके पास, 1 2 2 5। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात कर रहे हैं, 34 पे। बिल्कुल, हाँ कमेंट बच्चे भी कर सकते हैं भी, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, मैं सबको देख रहा हूँ। लेकिन घबराने कोई समस्या नहीं है, आप जितने पानी में हो आपके साथी उससे ज़्यादा पानी में है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ 36 ग्रेजुएशन पार्ट का क्वेश्चन है, नियतन समस्याएं असाइनमेंट प्रॉब्लम। किसका सवाल अभी, नियतन समस्याएं या असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम कब होती है, जब कार्यों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। मैंने ये भी लिखा है कि नियतन समस्याएं परिवहन समस्या का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जो नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो परिवहन समस्या का ही एक रूप है। और परिवहन समस्या नियतन समस्या कब बनती है, जब आपके पास कार्यों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो m इक्वल टू कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, n होना चाहिए। m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम में m इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, n होना चाहिए। 37 सीरीज का सवाल है। 37 किसका सवाल है, सीरीज का। और सीरीज में भी पूरी सीरीज से कुछ नहीं पूछा, लास्ट में जाके एकांतर श्रेणी से पूछा है, अल्टरनेटिंग सीरीज से। और अल्टरनेटिंग सीरीज में भी आप पाएंगे कि चैप्टर के लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 2 होगा ये आपको। और इस सवाल में 3 केस बताते हैं हम। 2 केस में तो श्रेणी बनती है दोलायमान या ओसिलेटरी। 2 केस में तो श्रेणी क्या बनती है, दोलायमान या ओसिलेटरी। और इस केस के अंदर भाई पी के 3 केस लिए जाते हैं यहाँ आपके पास। और अगर इस केस के अंदर हम बात करें तो P की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, निरपेक्ष अभिसारी होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। और 1 के बराबर या 1 से कम होगी तब केस डिफरेंट होगा आपके पास। तो ये हम बात कर रहे हैं P ग्रेटर देन 1 पे। तो इसमें आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड, P ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास सेकंड, और सेकंड ऑप्शन आएगा P ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपके पास P ग्रेटर देन 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, 3 केस है, अच्छा सवाल है, अल्टरनेटिंग सीरीज का है। 2 टाइप के होती है, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एक कंडीशनल कन्वर्जेंस, एक सापेक्ष अभिसारी और एक क्या होती है, निरपेक्ष अभिसारी। उदाहरण ही है, ऐसा कोई नहीं है। अनसोल्ड क्वेश्चन मुश्किल से 2-5 पूछे गए हैं, बाकी एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं। और ये मैंने कहा था कि भाई जो एग्जाम्स में ग्रेजुएशन बीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन 5 बार आ चुका है, 7 बार आ चुका है, उसमें कुछ है, उसमें क्या है, कुछ है। और वो कुछ क्या है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 5 बार पूछा गया, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें क्वेश्चन 5 बार नहीं आए हो पिछले 8-10 सालों में, 15 सालों में। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ है, अब वो क्या है वो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद देखिए, मज़ा नहीं आ रहा भाई, सेशन को एक बार शेयर करें, बार बार नहीं कहूँगा ये बात हम बार बार नहीं कहेंगे। सेशन शेयर होना चाहिए सबके साथ। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 37 पे।
37 के बाद हम बात करते हैं 30, और कोई क्वेश्चन है क्या? 38, 39 प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 डायरेक्ट बुक का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट बुक का एग्जाम्पल है। मैंने कहा था भाई कम से कम उदाहरण तो करें। इसका जो आंसर आता है वो करीब आता है 32.9 के आसपास मिलेगा आपको। अब 32.9 कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा था जब भी न्यूमेरिकल या एनए का सवाल आएगा, जब भी न्यूमेरिकल या एनए का सवाल आएगा तो उस सवाल में आपसे क्या पूछेगा, लगभग मान ही पूछेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमेशा पूछेगा। तो इसके सबसे नज़दीक जो आंसर है वो है 32.8। इसके सबसे नज़दीक जो आंसर है वो आंसर है आपके पास 32.8। अब देखो इतनी देर रात्रि के अंदर सोने को मैं भी सो सकता था, लेकिन बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, सर एक बार सॉल्यूशन कराओ। तो मैंने कहा भाई एक एक पार्ट का सॉल्यूशन लेके चलेंगे। एक बार ग्रेजुएशन पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट यही है आज के पेपर का। तो हम भी रातों की नींदें आपके लिए जगाई हैं या उड़ाई हैं, तो आपका भी इतना काम या फ़र्ज बनता है कि एक बार जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी जो कुछ भी है, उन पे शेयर होना चाहिए सेशन। शेयर का बटन दबना चाहिए और लाइक का बटन दबना चाहिए। और वो और क्या क्या कहते हैं वो मुझे थोड़े कम आते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, है ना। तो वो सारे काम ज़रूर करें, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 40। 40 के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है 42। 40 के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है आप लोगों के पास 42। एलजेब्रा का सवाल है, और एलजेब्रा के सवाल में क्लास में सारे सवाल कराए हुए हैं। मैंने कहा था एग्ज़ाम में अष्टी या कर्नेल का सवाल ज़रूर पूछेगा। अष्टी या कर्नेल के एक नहीं कई पूछ लिए। मैंने तो एक ही कहा था, लेकिन एक से ज़्यादा भी पूछ लिए, और वही पूछे हैं। मैंने इतने आसान तरीके से समझाया था कि क्या वैल्यू रखी जाए सर एक्स की कि वो कहाँ चल जाए, अगले के आइडेंटिटी एलिमेंट पे चली जाए। बस वही एसटी होती है। अष्टी या कर्नेल का सीधा सा कंसेप्ट बताया था कि इधर सर क्या वैल्यू रखें, जो हमें दिया हुआ सेट है कि आर में से सर इधर क्या वैल्यू रखें कि वहाँ कहाँ चला जाए, कर्नेल पे, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे चला जाए। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? 1। अब सवाल दिया हुआ e की पावर आयोटा x, इसको ओपन करेंगे, cos x प्लस आयोटा कितना होगा? sin x। अब ये 1 पे कब जाएगा? जब cos की वैल्यू 0 होगी, cos की वैल्यू 2 पाई होगी, cos की वैल्यू 4 पाई होगी, तब ये किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास? 4 होगा। कॉम्प्लेक्स से थोड़ा कुछ ज़्यादा प्यार रहा पेपर में, जो सिलेबस में बाद में जुड़ी थी, पहले उसका प्यार नहीं रहा। तो पेपर सेटर ने भी ये सोचा है कि बच्चों ने तैयारी जो की है वो पुराने सिलेबस के अनुसार ही की है, नए सिलेबस को भूल गए होंगे, इसलिए उसने कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारा फोकस डाला है। एक सवाल नहीं, करीब 7-8 सवाल आपको मिलेंगे। और पेपर सेटर का यही फोकस रहा है कि जिस बच्चे ने नवीन पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी है, वो बच्चा ही पार करेगा, और वही पार हुआ है। कुछ बच्चों ने छोड़ दिया कि नए टॉपिक 2-4 जुड़े हैं, छोड़ दो, इनको कोई मतलब नहीं है। नया जो भी टॉपिक जुड़ा है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इसलिए आप लोगों का जो प्यार बनाए रखें, बिल्कुल। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है, ये किसका सवाल है? मैपिंग का सवाल है। किसका सवाल है? प्रतिचित्रण मैपिंग, चैप्टर 5, 6 जो आपकी बुक में नॉर्मली जेपीएस में हम बात करते हैं। तो चैप्टर 5, 6 में मैपिंग का सवाल है। सिंपल सा सवाल था, डायग्राम से मैंने सवाल सॉल्व करने बताए थे कि ये आपके पास वृत्त या सर्किल बनेगा जिसका सेंटर 1 होगा, रेडियस 1 होगी। ये भी आपके पास सर्किल बनेगा डब्लू समतल में जिसका सेंटर 0 होगा, रेडियस या त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। उसके अनुसार आपको क्या देखनी थी? मैपिंग देखनी थी। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। और 42 हो गया 43। हाँ, 43 में आपके पास जो ऑप्शन मिलेगा, अगर आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ऑप्शन आएगा आपके पास 4th ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? 4th ऑप्शन आएगा। हाँ, एक ये बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर कितने पे सिलेक्शन होगा? कितने पे सिलेक्शन है, अभी तक यही नहीं पता कि हमारे आ कितने रहे। अभी तक किसी को भी ये नहीं पता ईमानदारी से कि आ कितने रहे हैं।
ये है ना। तो पहले वो बातें नहीं करनी है, पहले आज के सेशन ग्रेजुएशन पार्ट कराऊंगा। इस ग्रेजुएशन पार्ट के पूरे क्वेश्चन 75 प्लस क्वेश्चन है, वो आपको चेक करने हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन जब रखेंगे अपन, अगला नेक्स्ट डे, उसके अंदर पूरा 11 12 और टीचिंग मेथड भी बता दूंगा, जिससे कि आपको पूरा कंक्लूजन आ जाए। फिर आप ही लोगों से पूछूंगा, और मेरे तो दिल में है जो मैं बता दूंगा कि क्या रहेगा, है ना। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि किसके क्या आ रहे होंगे, कहाँ जा रहा है। एक शब्द इसमें माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग जिसको आप कहते हो, तो वो शब्द भी ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 43 पे बात हो गई, 44 पे जनित ठोस का सवाल है, रिवॉल्यूशन का सवाल है, रोटेशन का, कि ठोस का आयतन या वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो दो तरीके के सवाल होते हैं इसके अंदर, एक होता है एक्स एक्स के सापेक्ष और एक क्या होता है वाई एक्स के सापेक्ष। जब एक्स एक्स के सापेक्ष होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने कुछ सवालों के लिए कहा भी था कि कुछ के तो 2 4 5 बार करोगे आंसर याद हो जाएंगे, ये उनमें से है ये सवाल। एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होता है तो 4/3 पाई ए बी स्क्वायर होता है, और ये सवाल है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी। ये क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर बी आएगा। ये क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर बी आएगा। ये क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 46 पे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस पे, 46 पे। 46 पे दिया हुआ यदि फाई जी से जी डेस पे क्या दी हुई, एक समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म है, और अष्टी या कर्नेल को क्या नाम दिया गया है, के। अष्टी या कर्नेल को क्या नाम दिया गया आपको, के नाम दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि अगर फाई ए इक्वल टू फाई बी है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ये कब हो सकता है, ये कब होगा, जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू किस में होगा, के में। जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के में होगा, मतलब क्या होगा कि जो कर्नेल होता है वो हमेशा ही क्या होता है, सब ग्रुप होता है। कर्नेल जो होता है वो जी जो समुच्चय जो सेट है ग्रुप आपका, उसका हमेशा ही क्या होता है, सब ग्रुप। और सब ग्रुप की ये डेफिनेशन डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कितना होगा, के। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, के होगा आपके पास, ठीक है। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कितना होगा, के होगा। किसी को किसी सवाल में डाउट बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान थे, मिलेंगे आपको क्लास की नोटबुक में ही, लेकिन अगले सेशन में बात करेंगे। अभी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन पे बात कर रहे हैं। सेशन शेयर करने में कंजूसी हो रही है, देखो फिर मैं सवाल कराने में कंजूसी कर दूंगा, ये बात है भाई। जब बच्चे बहुत सारे जुड़े होते हैं बहुत मज़ा आता है ना। हज़ारों बच्चे पढ़े हैं तो फिर जुड़ने भी चाहिए। अगले दिन तो सब देखेंगे सोने के बाद, लेकिन कुछ को जगाओ, ये आपका कर्तव्य है। चले आगे, ये देखो 46 से आगे चलते हैं हम 47 पे। 47 पे कुछ नहीं था, वैल्यू रखनी थी, इसमें बहुत सारे बनेंगे, A1 A2 A3 A4 A5, लेकिन लास्ट 1 तक ही जाएगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो 1 तो इसने खुद ने मान रखा है, अंदर है, तो 1 तो अंदर रहेगा भी, लेकिन 0 पे नहीं पहुँचेगा। तो ये कितना होगा आपके पास, 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 की ओर अग्रसर होता है, टेंस टू 0। 0 की ओर अग्रसर तो होता है कि 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, इनफाइनाइट थोड़ी पहुँच जाएंगे डायरेक्ट ही। इनफाइनाइट किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा। तो इसलिए टेंस टू 0 है, लेकिन 0 नहीं होगा। 1 तो इसने खुद ने शामिल कर रखा है, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा और 1 इंक्लूड होगा। तो आंसर नंबर कितना होगा आपके पास, 4 होगा। थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ सॉल्यूशन में। हाँ, बुक चाहे कोई सी पढ़ी हो बेटा, बुक पढ़ लेते तो सब काम हो जाते। चाहे जेपीएच पढ़ लेते, चाहे नवकार पढ़ लेते, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पढ़ लेते, राजस्थान पढ़ लेते, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में चलने वाली बुक पढ़ लेते, तो सवाल तो होते, लेकिन बुक कहाँ पढ़े। आप बच्चे पढ़ रहे हैं, अब भी कुछ बच्चों की आंखें खुल जाएंगी, आगे बहुत बड़ी वैकेंसी आएंगी। ऐसा नहीं कि जीवन समाप्त हो गया है, आज पेपर खराब हुआ अच्छा हुआ अलग केस है। लेकिन फिर कहता हूँ मैं, ग्रेजुएशन में जिन बच्चों ने मेरी बातों का पालन किया है, वो सीट के पन्ने और वो नोट्स की फ़ोटोकॉपी आज किसी काम नहीं आई, आज वो ऐसे गई। आगे भी कुछ लगाऊं इसके, चलो कोई नहीं, है ना। तो वो सीट के पन्ने और वो नोट्स की फ़ोटोकॉपी आज इधर गई, और काम क्या आई है, बुक।
पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, जब भी मैंने क्लास शुरू की है आज तक जिसी भी बैच में, तो आपके पास, हाँ भी टीचिंग मेथड भी करा देंगे, है ना। टीचिंग मेथड कोई इतना टिपिकल नहीं था, बहुत आसान था, करा देंगे, है ना। टीचिंग मेथड ज़रूर करा देंगे, बिल्कुल। जितने कमेंट करें आप लोग उतना ग्रुप्स में शेयर करें, टीचिंग मेथड भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग मेथड पढ़ा भी देंगे, करा भी देंगे। लेकिन आज पता चला होगा कि कोचिंग्स में क्या मिला था आपको, बुक के वो सीट के पन्ने जिनमें आपने टाइम पास किया था, 26 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर, कुछ नहीं मिला उनमें। और मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा गया वो जरूर आएगा, जो 5 बार पूछा है वो इस एग्जाम में है तो अगले एग्जाम में आएगा, और वही हुआ आज आपके साथ। चले आगे। इसके बाद देखो 48 पे अगर हम बात करें, 48 जो होगा आपके पास, 48 के अगर सॉल्यूशन को हम देखें तो एक समान अभिसारी नहीं होगा, ये एक समान अभिसारी नहीं होगा। डायरेक्ट बुक का सवाल है, चैप्टर 7 आपको मिलेगा, रियल एनालिसिस का सवाल है, जिसे कहते हैं वास्तविक अभिसरण या कन्वर्जेंस का सवाल आपके पास। तो ये एक समान अभिसारी नहीं होगा। बहुत सारे मेथड है, किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ये बात थी आपके पास 48 की। 48 के बाद हम बात करते हैं 50 गामा बीटा का सवाल था, इंटीग्रल का गामा बीटा का सवाल था। तो 50 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा गामा a प्लस 1, और कितना आएगा, log a टू द पावर a प्लस 1, गामा a प्लस 1 log a टू द पावर a प्लस 1, log a टू द पावर a प्लस 1, log a टू द पावर कितना होगा, a प्लस 1 होगा आपके पास। ये क्वेश्चन आपका कौन सा, 50 नंबर, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 गोले का सवाल है। 51 गोले का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 51 गोले का सवाल है, और गोले का सवाल होगा, इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 4। दो कंडीशन बनती है इसकी, एक होता है LX प्लस MY प्लस NZ, तो एक तो ये रहा X 3Y और 4Z, और एक कंडीशन है, दो कंडीशन से मिलके ये बनेगा। ऑप्शन नंबर होगा आपके पास 4। गोले का सवाल है, ध्रुवीय या पोलर प्लेन की बात की है इसने। ध्रुवीय किस में बात हुई है, पोलर प्लेन में। ध्रुवीय किस में बात हुई है, पोलर प्लेन में। ध्रुवीय किस में बात हुई है आपके पास, पोलर प्लेन में, ठीक है। ध्रुवीय किस में बात हुई है, पोलर प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं 52। टीचिंग मेथड भी करा देंगे भाई, टीचिंग मेथड इतनी कोई महाभारत नहीं है। टीचिंग मेथड ये तो कर लो, टीचिंग मेथड में क्या करोगे, 5-7 सवाल सबके सही होने, ये है ना। पहले एक काम तो करो, यही तो हमारे साथ समस्या है, इसीलिए तो हम सिलेक्शन नहीं पा रहे आज। कि मैं कहूँ कि ये पढ़ना है, नहीं सर वो पहले वो पढ़ा दो। मैं कहूँ कि ये पढ़ना है, नहीं सर पहले वो पढ़ा दो। मतलब मन एक जगह रुके ना तब तो हो। मैं कहूँ कि एक सीढ़ी चलो ना सर, पहले पहली मंजिल, फिर 7वीं मंजिल, फिर हम उतरेंगे वापस 3री मंजिल पे। यही तो हमारे साथ सिलेक्शन है, ये मन का ही खेल है कि मन एक जगह रुके तो सही, कि एक काम करें। अब बच्चे क्या करते हैं, सर BSc किताब पढ़ रहे हैं, 11th-12th कब पढ़ेंगे। सर 11वीं किताब आप कह रहे हो, किताब पढ़ने के लिए कह रहे हो हम, सर वो BSc कब पढ़ेंगे फिर। सर वो एक सर कह रहे थे सीट सोल्व करनी, वो कब करेंगे। कर लिए ना सारी सीट सोल्व, आज हो गई ना सारी सीटें सोल्व। तो इसलिए मन को एक जगह स्थिर रखो भाई, है ना, मन को स्थिर रखो, मन को स्थिर रखो थोड़ा सा, है ना, मन को स्थिर रखो। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन पार्ट का जो पोर्शन आएगा वो आएगा 53 पे। 53 पे हम बात कर रहे हैं। 53 पे हम बात कर रहे हैं, 3 प्रतीकों 1 2 3 में क्रमचय समूह है क्या दिया हुआ, S3 के अवयव 1 2 का संयुग्म या कंजुगेट पूछा है। 1 2 का आपसे क्या पूछा है, संयुग्म या कंजुगेट। तो 1 2 का जो कंजुगेट होगा वो 1 2 ही होगा। 1 2 का जो कंजुगेट होगा वो कितना होगा, 1 2 ही होगा।
आपस बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट में मिलना चाहिए, तो 1 2 का जो कंजुगेट होगा वो आपके पास 1 2 ही होगा। हाँ, एक बच्चा ठीक कह रहा है सर, हो गई सीट सोल्व, पेपर नहीं हुआ। तो सीट करनी कहाँ थी, किताबें पढ़ते ढंग से, ये है ना। इसके बाद हम बात करें 55 पे। 55 है परिवहन समस्या। बहुत आसान सवाल था। किसी परिवहन समस्या को हल करने के लिए अपभ्रष्टता आने का अर्थ है सुसंगत हल नहीं आएगा, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो डिजेनरेसी जरूर आएगी। इस प्रकार प्राप्त हल सुसंगत हल नहीं है। अगर सुसंगत हल ही नहीं है तो अपभ्रष्टता उसमें जरूर आएगी। अगर फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा तो उसमें आपको अपभ्रष्टता जरूर देखने को मिलेगी। अगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा तो अपभ्रष्टता आपको 100% देखने को मिलेगी। 55 के बाद हम बात करते हैं 56 पे। 56 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का। 56 में जो आपके पास गोले का सवाल है, मैं कहा हूँ नए पोर्शन को अगले ने बहुत अच्छे से परखा है। कई बच्चों ने छोड़ रखा था, बोले नया जुड़ा है, ये तो 2 4 टॉपिक जुड़े हैं, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। तो आज आपको छेड़ दिया उसने, है ना, कि मैं छेड़ूंगा आपको। 3D में मैं छेड़ूंगा, कॉम्प्लेक्स में मैं आपको छेड़ूंगा, कैलकुलस में पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन में मैं छेड़ूंगा। समझ रहे हो बात को। NA के अंदर जो नया पार्ट जुड़ा था न्यूमेरिकल, उससे मैं छेड़ूंगा आपको। तो उसने बिल्कुल छेड़ा आपको, और पेपर बिल्कुल 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 56 में बात करें तो 56 का आंसर आएगा x² + y² + z² + 24x - 17y - 22z = 43 इक्वल टू कितना होगा 43। तो ऑप्शन नंबर होगा आपके पास सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आएगा। 24x - 17y - 22z और इक्वल टू कितना है 43। इसके बाद देखो नेक्स्ट 58 पे बात करेंगे। 58 पे 57 तो इंटीग्रल का पार्ट है। 58 देखिएगा। 58 यदि समूह है g = a² a³ a⁴ कितना है e, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जहां e तत्समक अवयव दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ g = 4 एंड h = e, a², g का उपसमूह है, तो g के सभी सह समुच्चय। सह समुच्चय का मतलब सवाल किसका है, कोसेट का। सवाल किसका है भी, कोसेट का। कोसेट का सवाल आपको दिया हुआ है। तो कोसेट बहुत आसान है, अपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके कोसेट किया था हम लोगों ने। और कोसेट का अगर सवाल की अगर हम बात करें तो इसके 2 कोसेट बनेंगे, एक बनेगा h और एक क्या बनेगा AH। एक बनेगा h और एक क्या बनेगा आपके पास AH बनेगा। कोसेट का सवाल है अलजेब्रा का। एक बनेगा h और एक बनेगा आपके पास AH। 59 फिर कॉम्प्लेक्स का सवाल है, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सवाल है। लिमिट चेक करनी थी z = आयोटा पे, और क्या चेक करना है, लिमिट भी पूछी है, संतत भी पूछा है। संतत में क्या होता है अभी कि जिस पॉइंट पे बात करता है उस पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं। माइनस आयोटा पे पूछा है तो हम किस पे बात करेंगे, माइनस आयोटा पे। किस पॉइंट पे पूछा आपसे, किस पॉइंट पे पूछा आपसे, माइनस आयोटा पे। ठीक है। हाँ देखो किस पॉइंट पे आपसे पूछा है, माइनस आयोटा पे आपसे पूछा है। तो माइनस आयोटा पे हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंस टू कितना करते हैं भी, माइनस आयोटा, और लिमिट किसकी देखते हैं, फंक्शन की, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाती है। ये किसकी कंडीशन होती है, संतत या कंटिन्यूस की कंडीशन होती है। अब अगर इस कंडीशन को हम लेके चलते तो यहाँ से देखो लिमिट की वैल्यू जो आती है वो डिफरेंट है, और माइनस आयोटा पे वैल्यू खुद से दे रखी है इसने कितनी 5, वो डिफरेंट है। तो इसलिए क्या होगा, ये असंतत या डिसकंटिन्यूस होगा। ये क्या होगा आपके पास, असंतत या क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ये क्या बनेगा आपके पास, असंतत या डिसकंटिन्यूस। शेयर करते रहे भी सेशन को, सोना सख्त मना है, शेयर करते रहिए भी, है ना। अभी आपकी
चेक करो, अभी तो एक सेशन और बाकी है, उसमें भी और बहुत कुछ चेक करना बाकी है अभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर हम बात किस पे कर रहे हैं? 60 पे। क्वेश्चन नंबर हम बात किस पे कर रहे हैं? 60 पे, ठीक है। 60 जो हमारे पास क्वेश्चन है, 60 नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62 पे, 62 पे है ना। 60 तो नॉर्मल ज्योमेट्री का सवाल है, 62 पे बात कर रहे हैं हम। देखो 62 वापस से एक समान अभिसारी या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का सवाल है। तो किस बिंदु पे ये एक समान अभिसारी नहीं होता? तो ये बिल्कुल क्लास का किया हुआ सवाल है। किस पे एक समान अभिसारी नहीं होता? जीरो पर। किस पे नहीं होगा? एक समान अभिसारी या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट किस पर नहीं होगा? जीरो पर नहीं होगा, जीरो पर नहीं होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन आप पूरी चाहे साल भर, 1-2 साल बाद सॉल्यूशन मिला लेना, जो परफेक्ट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो परफेक्ट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 62 के बाद 63 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 65 आता है अपने पास। 65 बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, अवकल समीकरण का सवाल था, युगपत या साइमल्टेनियस का सवाल था। किसका सवाल था? युगपत या साइमल्टेनियस का। ये होल स्क्वायर बन रहा है, कैंसिल हो जाता, किसी दो को लेके हम सॉल्व कर सकते थे। सवाल किसका था? युगपत या साइमल्टेनियस का, युगपत या साइमल्टेनियस का। जो अंकित कह रहा है बेटा, अंकित फेल होगा, फिर इस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से तो फेल होगा, है ना। क्लास डिस्टर्ब ना करें, नहीं मैं जो दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 65 है, 65 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इक्वल टू C1। तो डी ऑप्शन आपको इसमें आएगा। 55 नहीं हो, 65 में हम बात कर रहे हैं, तो 65 का आपके पास ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा? 4। 65 का आपके पास ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा? 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है 66। 66 वही वापस से पोलर का प्लेन है, पोलर प्लेन का सवाल है, स्फीयर या गोले का सवाल है, लेकिन सवाल किसका है? पोलर प्लेन का। तो अगर पोलर प्लेन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ आर से रिलेटेड, आर का ही है ना सवाल, हाँ बिल्कुल आर पे मिलती है। आप बुक में देखेंगे तो वहाँ एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ, उसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 9/5 आंसर आपका आएगा। 66 में आप देखेंगे तो 9/5 आपको आंसर मिलेगा। 66 में 9/5 आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद 67 अच्छा सवाल था। d² + 1 आपसे पीआई पूछा है, तो पहले इसमें बेटा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना था। साइन ए किसका फॉर्मूला लगाना था? साइन बी का। तो साइन ए साइन बी के फॉर्मूले से दो पद बन जाते, दो जगह CF4 क्या निकल, वो दो जगह क्या निकल जाता? पीआई। तो दो जगह जब आप पीआई निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x/4 sin x + 1/16 cos 3x। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें फर्स्ट। फॉर्मूला लगाना था साइन ए साइन बी का, और ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, मैंने इसको सोल्व भी कराया था पूरा कंप्लीट क्लास में, इसमें आपसे चेंज ही करवाया है। चेंज करा के सोल्व कराने का एग्जाम में कम रहता है, लेकिन मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए सोल्व करवाया था कि भाई चलो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले ध्रुवीय या पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, x = r cos θ, y = r sin θ, dx dy r d θ dr। डायग्राम बनाना है, खड़ी पट्टी का आडी पट्टी का r θ बदल जाते हैं तो कोण या एंगल के हिसाब से घूमते हैं। किसके हिसाब से घूमते हैं? कोण या एंगल के हिसाब से। तो हम जब बात करेंगे 68 में, तो 68 में होगा 0 to π/4 0 to 1 sec θ cos θ d θ dr, cos θ d θ dr। तो ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा आपको? 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? 4th होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपके पास? 4th होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। सिक्सटी 68 में आपके पास होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमसे पूछा है 69।
69 में हमसे बात की तो आंसर आएगा आपके पास 2π² a। लंबाई पूछिए आपसे 0 से 2π, लंबाई पूछिए 0 से 2π, तो ये आएगा आपके पास 2π² a। 69 का जो रिजल्ट आएगा आपके पास, वही किसका सवाल है, इंटीग्रल का सवाल है आपके पास, लेंथ फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रल का सवाल है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 70 अवकल समीकरण का सवाल है और यथार्थीय एग्जैक्ट का है। तो यथार्थीय एग्जैक्ट कैसे सोल्व करते हैं बेटा, पहले dx के पद एक जगह लिखते हैं और dx dy के पद एक जगह लिखते हैं। इसका y के इसको m कहते हैं, इसको n कहते हैं। कंडीशन क्या होती है सर, m का y के रेस्पेक्ट में और n का किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में। फिर देख लो अपने आप दिख जाएगा आपको x y कि क्या वैल्यू रखनी चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा बराबर, क्या वैल्यू रखनी चाहिए कि आपके पास रिजल्ट कितना आएगा बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितना आएगा -1/2। बहुत आसान सवाल कैटेगरी में थी, ये भी आसान था, ये भी आसान था। ये लेंथ के फॉर्मूले से थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी ये भी आसान क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा। इसके बाद 71, ये भी नया पोर्शन था। नया पार्ट को तो छूना भूला ही नहीं, अगला कि नया कोर्स है, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। तो क्या होगा, डायरेक्ट थ्योरम थी, यदि आद्य समस्या का हल अपरिबद्ध है, हर एक नोटबुक में लिखा हुआ आपके में, तो उसकी द्वितीय समस्या का हल होगा। अगर अपरिबद्ध है तो अपरिबद्ध होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी हल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी हल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा 75। बिल्कुल सीधा सा सवाल था, बिल्कुल सीधा सा ही सवाल था। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता चला कि ये सवाल है किसका, नहीं पता भी नहीं चलता है, आपकी भी गलती नहीं है। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रल का सवाल है, ये सवाल इंटीग्रल का नहीं है, वेक्टर का सवाल है। सवाल किसका, वेक्टर कैलकुलस का, ग्रेजुएशन पार्ट का, सदिश कलन का सवाल है। ये डायरेक्ट बुक का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आंसर होगा 0। सिंगल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, स्टोक्स थ्योरम आती है एक, स्टोक्स थ्योरम का सवाल है और रिजल्ट कितना आएगा इसका 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 क्वेश्चन किसका भी, एलपीपी का, डायरेक्ट बुक का सवाल है। क्या कराएंगे इसमें, कुछ पूछा ही नहीं, अगले ने डायरेक्ट वैल्यू 2 लाइनें खींचनी है आपको और पॉइंट आ जाएगा। ये आंसर आएगा इसका 1,20,000। आंसर कितना आएगा आपके पास, 1,20,000। क्वेश्चन नंबर आपके पास 76 के बाद बात आती है 78 की। 76 के बाद बात आती है 78 की। 78 अच्छा सवाल है, 78 आपके पास अच्छा सवाल है अंतर समीकरण का। अंतर समीकरण बहुत सारे अलग अलग जगह आपने कोचिंग पढ़ी होगी, बहुत सारे शिक्षकों ने तो इससे पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ग्रेजुएशन किसी बुक में मिलता ही नहीं। मैंने कहा था कि अंतर समीकरण में से एक आएगा, लेकिन 2 आ गए। कितने आ गए, 2। अंतर समीकरण में से एक नहीं, कितने आ गए आपके पास, 2 आ गए। अब 2 आ गए तो सर क्या करें। अच्छा सवाल था, इसमें बनेगा e² -4, 2 फैक्टर होंगे इसके, e-2 और क्या होंगे, e+2। एक फैक्टर 0 बनाएगा, एक फैक्टर 0 नहीं बनाएगा। जो 0 बनाएगा उस फैक्टर के लिए तो x वाला पार्ट आता है, और 0 नहीं बनाएगा उसका 2 और 2 4 जुड़ के आ जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट, इसका ऑप्शन आएगा 1/4 x × 2 की पावर x - 1, 1/4 x × 2 टू द पावर x - 1। सेशन शेयर करें भी, मज़ा नहीं आ रहा, सेशन शेयर करें, ऐसे ढीले मत जाओ, है ना। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसे ढीले नहीं होना है कि सर रात हो रही है, दिन हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना।
अगला दिन शुरू हो चुका है ना, गुड मॉर्निंग। क्यों, ये भी करना ज़रूरी है क्या? चलिए अभी कोई नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 79। 79 अलजेब्रा का सवाल है। एक कम होता है, मैंने 5 तक का भी बताया था, बुक में भी मिलेगा 5 तक का। 5 होता है तो h+4 तक बनता है, m तक बात है तो h+m-1 तक बनेगा आपके पास। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। किसका है भाई? विभाग समूह का है, क्वेशंट ग्रुप का सवाल है। क्वेशंट ग्रुप भी कहते हैं इसे, या फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं इसे। क्वेशंट ग्रुप कह सकते हैं या किसे क्या कह सकते हैं, फैक्टर ग्रुप भी कह सकते हो आप लोग। विभाग समूह का सवाल है। इसके बाद 80 सबसे आसान सवाल था, वेक्टर का सवाल था। परिनलिका है सोलेनोइडल की जब बात करता है तो उसका डाइवर्जेंस कितना होना चाहिए? 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 3। रिजल्ट कितना आता है आपके पास? 3। जब सोलेनोइडल 80 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। रिजल्ट कितना होगा आपके पास? 3। ठीक है। अब देखो ये की मिलानी आपको है, ये जो आंसर बता रहा हूँ, इसके बाद आरपीएससी मिलानी है। 1-2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ ऊपर नीचे, तो इसके बाद आरपीएससी मिलानी है। इधर उधर पढ़े तो मतलब राह भटक गए, समय खराब किया। ग्रेजुएशन की अपन से सटीक आंसर की कौन बता सकता है? 10 साल का अनुभव, लाखों बच्चे पढ़ाने का अनुभव, तो इससे सटीक कुछ भी नहीं होगा भाई, है ना। इससे सटीक कुछ भी नहीं होगा, इधर उधर नहीं है। मेरिट पे बात 2-3 दिन बाद करूँगा, 2-3 दिन का सब्र रखिए। जो मेरिट पे अभी जा रहे हैं, ये मेरिट जाएगी वो जाएगी, उनको ये नहीं पता है पेपर में क्वेश्चन कितने आए थे मैथ के, और मैथ के कितने आए थे, उसमें से 11-12 के कितने आए थे, ग्रेजुएशन कितने आए थे, इस टॉपिक के कितने आए थे, और कौन सा टॉपिक बच्चों ने पढ़ा है, किस कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है, यही नहीं पता उन लोगों को। हेडिंग थंबनेल लगा दिया, मेरिट लेके आ रहे हैं, आप भागे भागे जा रहे हो। लोग मेरिट यही बता रहे हैं, हमारा तो भाग्य विधाता यही है, या आज भाग्य की पर्ची लिख के देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहुंच गए 80 पे। 81 आप लोग कर सकते हो ग्रेजुएशन पार्ट में भी, 11th-12th में भी। तो इसको 11th-12th में देखेंगे, 3 रेखाएं खींचेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 82 की। 82 में आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिमिट रखनी है, सोल्व करना है। 82 में ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट, 1/3 माइनस आयोटा √3। ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर कितना आएगा भाई आपके पास? फर्स्ट, 82 में, ठीक है। बिल्कुल भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए तो भाई मैंने पहले दिन से कहा था बुक खरीद लेना। अब आप अपने मन से, अंतरात्मा से पूछो कि क्या आपने सभी सब्जेक्ट की बुक खरीदी थी? क्या नहीं खरीदी ना? बस यही समस्या है, यही समस्या है। अरे वो कंपटीशन एग्जाम में आ गया, अब तो सीट मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, अनुभव बोलता है ना, कोई पहले दिन आपको पागल थोड़ी बनाना है कि ये सीट आ रही है, ये नोट्स आ रहे हैं। आएंगे कहाँ से? अरे भाई आएंगे कहाँ से? ग्रेजुएशन होती कहाँ? सिलेबस ग्रेजुएशन का मतलब है ग्रेजुएशन, तो वही कंपटीशन में आएंगे, वही कॉम्प्लेक्स है, वही कॉम्प्लेक्स बीएससी में, वही कॉम्प्लेक्स एमएससी में, वही सेकंड ग्रेड में, वही फर्स्ट ग्रेड में। अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स की सीट कहाँ से आ जाती है, मुझे इतनी समझ नहीं आया। उसके नोट्स कहाँ से बन जाते हैं? और बीएससी एमएससी हम किताब पढ़ रहे थे। तो किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है बेटा, बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो, पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई, बहुत सारे बच्चों की टाइम ही नहीं मिला सर, कोई बात नहीं, समय मिल जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 82 पे हो गए, पहुंच गए। इसके बाद देखो 83, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, पहले दिन ही लिखवाया था। मैकेनिक्स डायनेमिक्स जब पढ़ाई थी थ्योरी के अंदर, 1-2 पेज थ्योरी के लिखवाए थे आप लोगों को, और उसके अंदर न्यूटन गति का प्रथम नियम, परिभाषा। कई बच्चे कह रहे थे सर ये परिभाषा आएगी क्या एग्जाम में? कि बोले सर गति विज्ञान क्या होती है, स्थिति विज्ञान क्या होती है? मैंने लिखवाई थी परिभाषा। बोले सर यांत्रिकी क्या होती है? बोले सर 6ठी क्लास का पेपर थोड़ी है कि यांत्रिकी क्या होती है। मैंने कहा लिखो बेटा लिखो, क्या हुआ ऐसा? अब आपके सामने ही स्थिति। तो क्या होगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। बिल्कुल सर जड़त्व का नियम है। न्यूटन की गति के नियम शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आते हैं। बताओ काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं क्या? काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं आते।
न्यूटन की गति के नियम से स्थापित किए जा सकते हैं, बिल्कुल बल और गति के नियम बना सकते हैं। और गतिकी के अंदर आते हैं, काइनेटिक्स के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो गलत पूछा है, गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो काइनेमेटिक्स में नहीं आते, न्यूटन के नियम आते हैं काइनेटिक्स में। न्यूटन के स्टेटमेंट किस में आते हैं? काइनेटिक्स में आते हैं भी। इसके बाद ये क्वेश्चन था 83 के बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल था आपके पास इंटीग्रेशन का, हाँ अवकल समीकरण का। देखो 87 क्या पूछा? पूरक फलन। कुछ बच्चे इसको देख के घबरा गए, इसका कोई काम ही नहीं था। इसको देख के घबरा गए, बोले एक्स स्क्वायर log x। बोले सर ये तो पढ़ के ही नहीं आए कभी। अरे पूछा ही नहीं था भाई, पीआई पूछा था कि किसी से? किसी ने नहीं पूछा। पूछा ही क्या था आपसे? सीएफ। किसका सवाल है बताओ? होमोजीनियस का सवाल है, समघाती रेखिक अवकल समीकरण का सवाल है ये। डी -1 -d तरीके से करेंगे इसको। तो 87 का जो आंसर आएगा वो आएगा C1x³ + C2/x। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? थर्ड। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास? थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपके पास? थर्ड होगा भी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 87 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 88 पे। 88 पे बिल्कुल पूजा करिए सर, बीएससी मैंने आपसे पढ़ी थी, बिल्कुल 50+ सही है। 50 नहीं बेटा, 60+ होने चाहिए थे, थोड़ी कमी रह रही है। 60 से ज़्यादा सही होने चाहिए थे भाई। 75 क्वेश्चन आए हैं, मैं मान सकता हूँ 5-7 क्वेश्चन थोड़े से आपके लेवल के बाहर थे, टाइम भी कंज्यूमिंग थे। मैंने कई बार कहा है एग्जाम में सारे नहीं करने होते, 2-5 क्वेश्चन छोड़ देगा। अगर ऐसा आएगा तो ऐसा छोड़ देना, मत करना। और क्वेश्चन कर लेना, मत करना। 5-7 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, 5-7 क्वेश्चन आपकी गलती हो सकती है, लेकिन करीब 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, करीब करीब। ये है थोड़ी सी मिस्टेक है, और इसको अच्छा करना आगे। इसके बाद देखो हम पहुंच गए हैं 88 पे। हम किस पे पहुंच गए हैं? 88 पे पहुंच गए। 88 पे पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें दिया हुआ है u + i v दोनों लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते हैं। तो सही नहीं है का मतलब है कि सर आपके पास 88 में अगर हम बात करें तो विश्लेषिक फलन नहीं है, ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा, ये बात सही है। लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते हैं, चेक करा सकते हैं करवा के। लाप्लास क्या होता है? 2 बार x के रेस्पेक्ट में और 2 बार y के रेस्पेक्ट में। परसंवादी सर कंटिन्यूअस भी है, परसंवादी भी है। आपसे पूछा है सही नहीं। सही नहीं का मतलब ये बात गलत है इसके अनुसार, तो ऑप्शन आएगा इसमें सेकंड, u + i v z का एक विश्लेषिक फलन नहीं है। u + i v z का एक विश्लेषिक फलन नहीं है। किसी को भी क्वालिटी का इश्यू आ रहा है तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, आज तो बढ़ाओ कम से कम, ये है ना। क्वालिटी फुल करो, एकदम ओके क्वालिटी मिलेगी आपको, है ना। तो आज तो थोड़ा डेटा खर्च करें, एडवांस क्वालिटी में जाके खर्च करें, है ना। चले आगे 89 जनरल सवाल है डेरिवेटिव का। इसके बाद देखो बात करते हैं 89 के बाद 90 पे। 90 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड मिल जाएगा आपको, जब भी आप वेक्टर खोलेंगे सदिश। बहुत सारे बच्चे इसको 3D समझ रहा है, कोई इंटीग्रेशन समझ रहा है इसको। ये है सवाल है वेक्टर का, और ये है गॉस का सवाल। किसका सवाल है? गॉस प्रमेय का। एग्जाम्पल सेकंड ही मिल जाएगा, फर्स्ट भी है उसके अंदर ABC मिलेगा आपको, सेकंड के अंदर ये सेम सवाल मिलेगा। 4/3 πa³ आता है, लेकिन 3 1 1 जुड़ के 3 बार डेरिवेटिव करेंगे ना इसका 1 1 1, तो 3 कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आएगा 4 πa³। ऑप्शन कितना आएगा आपके पास? 4 πa³। हाँ भाई, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप अगर आप जाके देखेंगे BSc MSc वाला भास्कर सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लें, या लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर था आपके पास 90 के बाद हम बढ़ते हैं आगे 93 पे। 91 मैट्रिक्स का सवाल आसान भाई, 11 12 बहुत आसान रही है, ऐसा नहीं 1 2 क्वेश्चन 4 5 छोड़ दो। 9 10 के डायरेक्ट क्षेत्रफल, परिमाप क्षेत्रफल, लेस देन ग्रेटर देन सवाल पूछे गए आपसे, है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बात करते हैं 93 पे। 93 पे एग्जैक्ट सवाल नहीं है बुक में, एग्जैक्ट सवाल नहीं है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 में आपको इसी पैटर्न का एक सवाल दिया हुआ है, जिसके अंदर याद हो तो किसी को 3u + 4v बनता है = 0, ये सवाल मेरा कराया हुआ था, उससे आसान है ये सवाल। उसमें तो x² y² + -4x ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उस सवाल से भी ये सवाल आपको क्या है आसान नजर आएगा, उस सवाल से भी ये सवाल क्या है भी आसान है। तो इसका जब रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा इसका 2u। 2u का मतलब रिजल्ट जब सोल्व करते हैं इसका तो आता है 2w + w बार। रिजल्ट क्या आता है 2w + w बार, और जब w और w बार को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है u रिजल्ट आता है। u 0 में चला जाएगा, बाकी कांस्टेंट, तो u = कितना आएगा आपके पास 0, बाकी कांस्टेंट 0 में हो गया, तो u = कितना हो गया 0। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 95 पे। 95 हमारे पास है, 95 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टोक्स का, 5वें 6ठे एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, और उसका बी पार्ट मिलेगा, यही मैं बता देता हूँ। उससे पहले वाला सवाल का आंसर 0 आएगा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए, उसमें बी पार्ट आपको मिलेगा। तो 95 जो आएगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास 4। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास 4। 95 में ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4। ठीक है, इसके बाद देखो 96 तो जनरल सवाल है। 97 कोई एक आधा सवाल अगर कहीं रह भी जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना, वो 11 12 के साथ हो जाएगा, या कुछ 11 12 का सवाल यहाँ भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी जो फोकस है 75+ क्वेश्चन, मतलब आधा पेपर सोल्व कर रहा हूँ आज की क्लास सेशन में, और वही आपका सब कुछ है ना, वही आपका सब कुछ निर्धारित करेगा, वही आपका सब कुछ निर्धारित करेगा, वही आपका सब कुछ निर्धारित करेगा। वही आपका सब कुछ निर्धारित करेगा। ठीक है, अब देखिए 97 पे बात करते हैं। तो 97 अच्छा सवाल था, संयुग्मी वर्गों की संख्या पूछी है, कंजुगेट क्लासेज पूछी है आपसे, कंजुगेट क्लासेस। तो कंजुगेट क्लासेस S3 की बनती है 3। कितनी क्लास बनती है S3 की? 3 क्लास बनेंगी। S3 की कितनी क्लास बनेगी? S3 की कितनी क्लास बनेगी आपके पास? 3। S3 की कितनी क्लास बनेगी आपके पास? 3। S3 की कितनी क्लास बनेगी आपके पास? 3 क्लास बनेंगी। 98 पे बात करें, 98 पे बात करें तो ऑर्डर HG का पूछा आपसे, HG का ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये पहला रिजल्ट ठीक है, दूसरा रिजल्ट भी ठीक है, तीसरा रिजल्ट भी ठीक है, ये रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट गलत है। माइनस आया था तो एक इन्फीमम एक सुप्रीमम आता है, नहीं कि दोनों सुप्रीमम। अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 99 में तो ऑप्शन आएगा आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 थ्योरम अभी थ्योरम है या सवाल कह सकते हैं, वही कॉम्प्लेक्स का सवाल, वही मैपिंग का सवाल। और अगर इस रूप में रूपांतरित करता है तो कंडीशन ये होती है A/C = 1 होता है। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ A = mod of A = क्या लिखा हुआ है? mod of C। कंडीशन क्या होती है? mod of A = कितना होगा आपके पास? mod of C। कंडीशन हो गया आपके पास mod of A = mod of C। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया आपका 100। 100 के बाद अगर हम चलते हैं तो 101 101 पे,
101 में ये कहता है कि जो ए है वो अवकल समीकरण का द्विमूल है। द्विमूल का मतलब है जो नीचे कुछ भी लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा होगा डी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास ई की पावर ए एक्स। जीरो बनाता है तो फॉर्मूला सीखा है, एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर और ई की पावर ए एक्स। तो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। दो पावर है इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये हो गया e टू द पावर ए एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर कितना हो गया आपके पास ए एक्स। ये था आपके पास 101। 101 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 102 पे। 102 पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें पूछा है अवमुख समुच्चय। बहुत सारे सवाल कराए थे अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय में क्या होगा आपके पास कि y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेस देन एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक वृत्त या सर्किल दिया हुआ आप लोगों को, एक दिया हुआ वृत्त या सर्किल, एक दिया हुआ आप लोगों को वृत्त या सर्किल। ठीक है। तो इसके अंदर जब डायग्राम से देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा आप लोगों के पास। ये वृत्त या सर्किल भी हो जाता लेकिन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, अंदर के पॉइंट तो होंगे नहीं इसके अंदर, तो ये रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट लिखाया हुआ है बार बार बोल बोल के आप लोगों को। सिम्पसन के एक तिहाई नियम किसको बताते हैं? परवलय या पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करता है भी? एक तिहाई नियम लिया जाता है कहाँ से? परवलय या पैराबोला से। कहाँ से बात हो रही है? परवलय या पैराबोला से। मज़ा नहीं आ रहा अभी, सेशन में थोड़ा और शेयर करें। जितनी रात घनी हो रही है उतना ही सवेरा भी जल्दी होगा, तो इन लाइनों के साथ थोड़ा सा और चेष्टा करें, साथियों के साथ शेयर करें, और सभी ग्रुप्स में तो पहुंच ही जाना चाहिए। कल तक तो सबके पास ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए कि मेरे से ग्रेजुएशन हो ही नहीं रही, कहाँ सॉल्यूशन ढूंढूं, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 104 के रिजल्ट की हम बात करें तो टेबल से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रिजल्ट आएगा आपके पास 0। ये हो गया आपके पास 104। 104 के बाद अगर हम बात करें तो 104 के बाद जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास 109। हाँ, ये एनए का सवाल है। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई था इसका। ये है ओ का मतलब जीरो होता है, इसे कहते हैं शून्य अंतर। इसे क्या कहते हैं? शून्य अंतर या जीरो डिफरेंस कहते हैं। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यहाँ जो लिखा रहता है उसका हाफ करते हैं n/2, और यहाँ क्या जो लिखा रहता है उसमें एक प्लस करके n+1 का क्या लिया जाता है? फैक्टोरियल। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। डेल की पावर m, इसकी पावर m होगी तो फैक्टोरियल ये होगा n/2। n अपॉन कितना होता है? 2। फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास? n+1। n/2 कितना होगा? फैक्टोरियल n+1। तो रिजल्ट कितना आएगा? 11/2 और फैक्टोरियल कितना आएगा? 12। रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 11/2 और फैक्टोरियल कितना आएगा आपके पास? 12। और कंडीशन क्या होगी कि m ग्रेटर देन n होना चाहिए। कंडीशन क्या है इसकी? m ग्रेटर देन n। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ भाई बिल्कुल, तभी इतनी रात को मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दिन भर क्लासेज रहती हैं, फिर टीम ने कहा पूरा टेक्निकल अरेंजमेंट होता है, पेपर भी लगना होता है आपका, और सॉल्यूशन भी एक बार देखने होते हैं कि डायरेक्ट बताने अभी सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व थोड़े दिन बाद डिस्कशन करेंगे, है ना। क्यों अभी ऑप्शन पे ही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज सोल्व करके कल दूसरी शिफ्ट में बच्चों को पेपर आ रहा है मैथ्स का, ऐसा नहीं होगा ना। एक ही साथ पेपर हुआ है तो सोल्व पे बाद में डिस्कस करेंगे। और आगे से ध्यान रख लेना कि क्या जीवन में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये भी ध्यान रख लेना। ये जो नोट्स की फोटोकॉपी, सीट के पर्चे, मैं तो ये कहूँगा भाई सीधी सी बात है, वास्तविकता है कड़वे शब्द जरूर हो सकते हैं, लेकिन साधारण
आजकल मॉडर्न बना दिया कि जब तक बुकलेट नहीं मिले कोचिंग बेकार है, मास्टर बेकार है। अरे कहाँ बेकार है, पेपर आएगा तब देखो ना कहाँ क्या आ रहा है। ऐसे थोड़ी कि चिकने चिकने कवर लगा दिए, अच्छे अच्छे फ़ोटो बना दिए कोचिंग के, उनमें से क्या आया? कुछ नहीं आया। कचरे में फेंक देना सुबह उठ के उनको, आज से कचरे में फेंक देना उनको। अगर कुछ करना किताब लिया ना ढंग की जगह पढ़ लेना। सीट मिल रही है, आप ला रहे हो और थैले में डाल रहे हो और वो पर्सन कर रहे हैं 8 का डाउट है, 13 का डाउट है। कहाँ गए वो डाउट सारे? 17 के डाउट। पहली बार नहीं हुआ ऐसा, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन फिर हम तो जहाँ भीड़ भागी जा रही है, मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और एक ढंग की काबिलियत को पहचानना है कि कौन मास्टर कहाँ है, क्या है। ऐसे ऐसे मास्टरों से हजारों बच्चे पढ़ लिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ अगर बात आ गई है, जिन्होंने अपने जीवन में ग्रेजुएशन का एक बच्चा नहीं पढ़ाया। उनसे ग्रेजुएशन एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। मैं देख रहा हूँ 8 साल से, उनसे हजारों बच्चे पढ़ लिए। उनके पास बीएससी एमएससी के नाम पे बच्चे हैं जीरो। एक दो हो तो भी मान लूँ, बच्चे हैं जीरो। और ज़बरदस्ती अनुभव लिए बैठे कि हम 15 साल से बीएससी एमएससी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ पढ़ा रहे हो? 15 साल से बैठे हो, मैं समझ गया बेरोजगार बैठे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसको पढ़ा रहे हो ये तो बताओ। अनुभव पढ़ाओगे तभी तो आएगा। किसको पढ़ा दिया आपने? हम भागे जा रहे हैं। बोले 11वीं 12वीं से सेकंड ग्रेड निकलती है। एक बार हमारे बोले आज़ादी के एक दोस्त मिले थे सन 1947 में, उन्होंने कहा था, बोले 11वीं 12वीं से ही ग्रेड हो जाएगी। कर लो ग्रेड। टीचिंग मेथड ग्रेजुएशन पढ़ के चला जाता, हो जाती। मैंने तो पेपर सॉल्व करने का पैटर्न भी बताया है, वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले टीचिंग मेथड, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद 9वीं 10वीं और उसके बाद 11वीं 12वीं छेड़नी है। और आज तो 11वीं 12वीं को अगले ने हटा दिया, नकार दिया अगले ने कि 11वीं 12वीं में कुछ नहीं समझता। ठीक है, लो भाई, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये पुराने बच्चे लग रहे हैं ना, भास्कर से जिंदाबाद वाले, हारे का सारा बाबा भास्कर हमारा। ये तो मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत 3-4 साल 5 साल पुराने बच्चे लग रहे हैं ना, जिन्होंने खड़े रह रह के पढ़ाई की है ना, जिन्होंने खड़े रह रह के पढ़ाई की है। कट कटा के 54 बचे हैं सर, अभी तो और कटेंगे, अभी तो और कटने बाकी है। तो ग्रेजुएशन हुई कहाँ पूरी? अभी तो 109 पे अटकेंगे अपन। चलिए अभी 111 पे देखते हैं। 111 पे हम बात करते हैं। 111 पे 111 पे अगर हम देखेंगे, 111 पे 111 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बताओ? गलत कथन पूछा आपसे। देखो क्या होता है कि माना एच समूह जी का एक सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप होता है तो ए एच और बी एच बराबर होते हैं। ए एच और बी एच बराबर होंगे मतलब ऑर्डर ऑफ ए एच एंड ऑर्डर ऑफ बी एच इज ऑल्सो इक्वल। ऑर्डर ऑफ ए एच एंड ऑर्डर ऑफ बी एच इज ऑल्सो इक्वल। ए बिलोंग्स टू ए एच हमेशा, कि एच के आइडेंटिटी एलिमेंट से जब ए ऑपरेट होगा तो ए आएगा, सीधी सी बात है भाई। अगर सब ग्रुप बना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर ए ऑपरेट होगा तो ए आएगा, ए होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ए एच इक्वल टू एच बिल्कुल होता है सर, प्रॉपर्टी है। अगर सब ग्रुप है तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन इसका होगा 4। गलत पूछा आपसे, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, गलत पूछा है। 65 अगर बच्चा ईमानदारी से बोल रहा है सर, और 65 ग्रेजुएशन की सही है, ओवरऑल 65 नहीं, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल 65 की बात नहीं कर रहा, ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में 75 से 80 सवाल पूछे गए हैं। 80 मान लो, 1-2 क्वेश्चन अभी मुझे नज़र आ रहे हैं लेकिन उनको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए वो अगले सेशन में देख लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं बीच में, तो वो अभी ध्यान दिया है मैंने भी, टीम ने भी ध्यान नहीं करा, तो वो अपन अगले सेशन में बात कर लेंगे। लेकिन 75 तो अभी करा दूंगा, प्लस 80 क्वेश्चन पूछे, 80 कहाँ ज़रूरत है 40% नहीं आ रहे? अरे लो 60% तो हम दे रहे हैं, मैं अकेला दे रहा हूँ 60%। तो 11th-12th मत जाओ, 11th-12th भी पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th-12th पढ़ाई है, 9th-10th भी पढ़ाई है, SSC बैंक सब पढ़ाई मैंने। लेकिन अभी डायरेक्ट सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रेजुएशन की। और लाखों बच्चे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, जो आज कह सकते हैं गर्व के साथ कि हाँ सर मज़ा आ गया आज।
इसके बाद देखो 112 में 112 112 में 112 क्रमचय के प्रतिलोमी की संख्या है। अब देखो प्रतिलोमी इन्वर्स वैसे तो एक ही होता है, लेकिन इन्वर्स की क्या होती है, साइकिल बना के अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो कितने तरीके से प्रतिलोम लिखा जा सकता है? 3 तरीके से लिखा जा सकता है। प्रतिलोम तो एक ही होता है होने को। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सवाल है ऐसे कुछ कि प्रतिलोमी की संख्या है, तो इन्वर्स तो होता तो एक ही है, लेकिन लिखा कैसे जा सकता है? 3 तरीके से लिखा जा सकता है। बिल्कुल ई सीरीज वाले कह रहे हैं सर हम बिल्कुल आपसे पढ़े हैं। हाँ, उन बैचों में पढ़े होंगे बेटा जिनमें सीट की लड़ाई थी, है ना, बेंच की लड़ाई नहीं, सीट की लड़ाई। फीस का तो अपने लोचा रहता ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। उन बैचों में पढ़े होंगे जहाँ सीट मिल जाए बस आत्मसंतुष्टि मिल जाए, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 112 के बाद 113 भी कराऊं क्या? परिधि, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बताओ। अब जिसका ये भी गलत है उसको तो एक बार अपने अंतरात्मा से अभिभूत होकर सोचना चाहिए, क्या सेकंड ग्रेड मेरे लिए बनी है या जीवन में और भी कुछ बना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास 118। बिल्कुल, वैसे तो ये सीरीज का सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका आएगा फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर इसका आएगा, हाँ फर्स्ट नहीं, इसका देखो 118 का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 अपॉन कितना आएगा? 48। 118 का आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 118 में आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 118 में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड आपके पास। देखो 112 में ऐसा है भी, इन्वर्स किसी का भी होता है, एक ही होता है, लेकिन वो जो बनता है वो साइकिल में बनता है। 112 में ऑप्शन 1 पे भी जा सकते हैं। अब इसमें 1 किया है, ज़्यादा संभावना 1 3 कुछ भी नहीं कह सकता मैं, वो कहा ना 1 2 क्वेश्चन का रहता है। साइकिल के रूप में कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्वर्स एक ही एग्जिस्ट करेगा वैसे। ठीक है, इसके बाद देखिए 118 के बाद देखो 120 आसान सवाल था, अनंत स्पर्शीय असमटोट का सवाल था, अनंत स्पर्शीय असमटोट का सवाल था भी। और कौन सी पूछी थी? वाई एक्स के समांतर पूछी थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर पूछी आपसे, पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस पूछी है तो 2 बनेंगी, वैसे टोटल तो 3 बनती हैं इसकी, टोटल तो 3 बनेगी। एक होगी x इक्वल टू 1 और एक इक्वल टू होगी आपके पास x इक्वल टू 2। 2 असमटोट बनेंगी 120 में। इसके बाद बात करते हैं हम 123 पे। 123 डायरेक्ट सवाल था, बहुत बार हम कर चुके, बहुत सारी जगह। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कितना होगा? 48। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन कितना होगा आपके पास? 48। ट्रिपल इंटीग्रेशन का सवाल है, यू वी डब्ल्यू मान के हम करते रहे हैं इसको, यू वी डब्ल्यू मान के हम इसको करते रहे हैं। ठीक है, यू वी डब्ल्यू इसको मान के करते रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करें, 126 की सीमा बिंदु है, हाँ 125 की भी बात करते हैं तो सीमा बिंदु आएगा 2/5 इसका। और अगर 126 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा भी, सवाल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं हो पाएगा ये, सवाल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा 126 को।
126 को अगर देखते हैं अगर, तो अगर यहाँ अगर 3x होता है e की पावर 3x, तब तो ये ऑप्शन ठीक होगा, तब तो ये ऑप्शन ठीक होगा आपके पास। 2x से इनमें से एडजस्ट नहीं हो पा रहा कोई सा भी। एक दो क्वेश्चन है ऐसे, ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक दो क्वेश्चन में जहाँ दो दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं वहाँ आरपीएससी ठीक करेगी। कुछ एक दो क्वेश्चन है जहाँ आरपीएससी डिलीट भी कर सकती है, तो उन पे लोड नहीं लेना। कुछ बच्चे उन्हीं पे फंसे हैं और वो पहले क्लास में ही फंसे थे। क्लास में मैंने 50 सवाल बताए थे, 48 बता दिए, एक दो मैंने कहा ऐसा बोलना, ऐसा कैसे हुआ। उन पे 2 दिन खराब कर लेंगे, लेकिन 48 हमें नहीं आते। फिर सुधर जाओ, अभी समय है, फिर सुधर जाओ। जो अच्छा ही देखनी है 48 में देख लो, 2 को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब से फिर से सुधर जाओ, मौका है। बहुत सारे एग्जाम जीवन में फिर से रीट आनी है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, KVS, जो भी नवोदय विद्यालय हैं, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा, यूपी, सबकी वैकेंसी आनी है जीवन में। कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आदत सुधार लो। 100 में से 99 अच्छा है, एक गड़बड़ है। उसमें सवाल में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, भाषा का भी फर्क है, हिंदी इंग्लिश में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हम तो पकड़ के बैठे हैं उसी को। करो तो यही करो, बाकी 99 छोड़ दो। फिर कह रहा हूं सुधर जाओ, इससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जहां पढ़ रहे हो क्लास 2 मिनट आपकी तरफ देखेगी, और 2 मिनट से अगर आप ज्यादा बोल दिए बीच में तो फिर क्या समझेगी वो आप खुद समझ लो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया आपके पास 126। 127 देखो, 127 डायरेक्ट है। रिजल्ट है आपके पास 4√h s डैश, 4√h s डैश। और इसके बाद अंत भी अपन ही करेंगे, आपकी मैथ्स का अंत भी अपन ही करेंगे। इसके बाद देखो एक सवाल और था पेडल इक्वेशन का, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। 130 इक्वेशन कुछ में मिलेगा, पदिक समीकरण का सवाल जो कुछ उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, एक 128 और भी रह रहा भी आप लोगों का, है ना। 128, 127 6 पे हमने बात करी ली। 127 इसमें अगर ठीक होगा तो यही होगा। 127 ये होगा आपके पास। 128 विश्लेषक नहीं होगा, तो 128 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास? 0। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? थर्ड ऑप्शन। आंसर कितना आएगा? 0। ऑप्शन थर्ड आएगा और आंसर कितना आएगा? 0। एक 130 है पदिक समीकरण, तो पदिक समीकरण उसने ठीक नहीं लिखा है। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपके पास पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन का, जिसको उल्टा करके लिखते हैं लास्ट में, लेकिन उल्टा करके नहीं लिखा तो फिर अपन या तो क्वेश्चन डिलीट होगा वो आपके पास, और क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा तो फिर जो ऑप्शन होगा इसका 2a/r³ है ना। 2a/r³ जो ऑप्शन होगा वो होता है 1 किसके इक्वल? p² के इक्वल। अगर किसी ने फॉर्मूला पढ़ा हो तो वैसे तो इसको वापस चेंज करते हैं, और क्वेश्चन है r=a1 - cos थीटा, r=a1 - cos थीटा, ठीक है। बाकी अगर डिलीट हो भी सकता है, नहीं होगा तो फिर इसको ही सही माना जाएगा। तो ये लगभग आपके क्वेश्चन थे 100%। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा है, भाषा का फर्क है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, टाइपिंग प्रिंटिंग जो भी कह सकते हैं हम लोग। और बाकी ये मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के हैं, 75 से मैंने ज़्यादा करा दी, एक दो छूट भी गया होगा, मुझे अभी ध्यान आए, उनको सोल्व करके बताऊंगा तो समय ज़्यादा जाया होगा। तो एक बच्चा कह रहा सर जल्दी करा लो, बातें बाद में कर लेना। चलो भी पहले आप कर लो, व्हाट्सएप वाली चिट चैट कर लो, फिर कर लेंगे अपन, तो क्या दिक्कत है। यही तो समस्या आ रही है हमारे पास कि समय नहीं है किसी बच्चे को इस जीवन काल में। बोलो, स्टूडेंट को समय नहीं है। अब बताओ स्टूडेंट को समय क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा उस चीज़ का। चलो कोई नहीं,
और कोई भी नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। सेशन सभी आपके साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कहीं भी लिंक नहीं मिले आपको तो डायरेक्ट सर्च कीजिएगा बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर। अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यही ऐप मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ऐप भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी पढ़िए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़िए अच्छा, एक लोग लुभावने वादों में ना कर। फिर कह रहा हूँ, वो सीट वाले पर्चे, वो फोटोकॉपी वाले नोट्स, और कुछ ने तो चिकने कवर लगा दिए, फीस बढ़ा दी ना 2-4 हज़ार रुपये, चिकने कवर भी लगा दिए। कुछ नहीं होगा, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। सिलेक्शन होगा, कोई फटी पुरानी किताब ले लो और रफ कॉपी ले लो, उसमें पढ़ो एक एक चीज़, और पढ़ाने वाला चीज़ ये पढ़ना, ये छोड़ना, ये नहीं पढ़ना, बस। इसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। एक बार नहीं, एक चीज़ को 3 बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए ढंग से पढ़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सभी अपना ग्रेजुएशन का स्कोर काउंट करके, ग्रेजुएशन पार्ट का सिर्फ, और जो बच्चे टोटल काउंट करेंगे वो टोटल लिखें, और जो ग्रेजुएशन पार्ट का काउंट कर सकेंगे, सर 80 क्वेश्चन हमने थे, इन 75-80 क्वेश्चन में हमारे इतने सही हो रहे हैं, 65 सही है, 50 सही है, 52 सही है, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ए बी की जगह कि आंसर 3 आ रहा हो, मैंने ऑप्शन 3 बता दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट आपको की मिलानी है वो आरपीएससी से मैच करानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बने रहिए और बिल्कुल मस्त बने रहिए, आगे की तैयारी कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।